हेलो गाइस, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूशन। तो लास्ट तक अपन ने जो पढ़ा था वो था कार्डियक साइकिल तक सारा चीजें अपन ने क्या कर लिया, कवर कर लिए। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी रहते हैं, लेकिन जो कि पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। और बेसिक्स है तो आपके लिए जरूरी भी है, याद करना बोलो कि कुछ भी बोलो, आपको आने चाहिए। कौन से वो छोटे टॉपिक्स है तो यहाँ पे लिखे हुए ही है। ब्लड प्रेशर, पल्स एंड पल्स प्रेशर, और आर्टरी वेन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं, ठीक है। जितना भी अपना 11th 12th का बायो है, या फिजिक्स और केमिस्ट्री, सारी चीजें ऐसे पढ़ो कि वो आपको काम नहीं आने वाली। इवन फिजिक्स के छोटे छोटे कंसेप्ट आपको काम में आएंगे, मेडिकल में भी, ठीक है। बायो के भी सारे कंसेप्ट आपको, सारे चैप्टर्स रिपीट होने वाले हैं बायो के, याद रखना। जो लोग एनिमल किंगडम है, एम्ब्रियोलॉजी है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीजों पे जो ध्यान नहीं देते, आपको पूरा नहीं पढ़ना है ये सब, लेकिन बेसिक्स तो पता होने चाहिए। जितना नीट में आता है उतना पता रखो, ठीक है। ब्लड प्रेशर में डेफिनेशन पता होना चाहिए, और ब्लड प्रेशर होता क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक। अब एक चीज समझो, अभी तक अपन ने हार्ट का साइकिल देखा, कार्डियक साइकिल देखा, ठीक है। कार्डियक साइकिल में अपन ने क्या देखा कि भाई हार्ट जो है वो एक पैटर्न में जाता है। सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे नोड से यहाँ पे स्टिमुलस जाता है, फिर एवी नोड में एवी डिले होता है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आता है, और उसके बाद जो है सेप्टा एंड जो मायोकार्डियम होता है वेंट्रिकल्स का, उसका जो वॉल्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन में जाती है। और इसका पूरा अपन ने एक साइकिल देखा था। तब जब साइकिल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कि वहां पे S1 एन S2 ऐसा कुछ लिखा था मैंने। जिसको याद हो, उसको याद होगा, ये है साउंड। और स्थेटो स्थेटो लगा के अपन जो साउंड सुनते हैं स्थेटो से, वो जो है वो ये साउंड है, ठीक है। अब ये कौन से साउंड है, इसके ऊपर आपको मेडिकल में पूरा का पूरा चैप्टर आएगा हार्ट साउंड का, ठीक है। अभी के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, दो लाइन में याद रखना है कि भाई हार्ट साउंड जो होता है, अब नॉर्मली जो मेजर साउंड होता है वो दो होते हैं, S1 एंड S2। अगर आपको याद हो तो S1 को अपन ने लिखा था कि ये जो साउंड होता है वो होता है लब। और लब का मैंने आपको बताया था कि ये जब एवी वाल्व्स बंद होते हैं, यानी कि कस्पिड वाल्व, बाय कस्पिड हो, ट्राई कस्पिड हो, ये जब बंद होते हैं तब आपको सुनाई देता है। तो ऑन क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स, ठीक है। जबकि ये जो साउंड होता है वो होता है डब। अब कई लोग इसको डब भी लिखते हैं और कई लोग इसको डब भी लिखते हैं। अपने को डब याद रखना है, DUB, ठीक है। अभी लिखने के लिए मैं डब लिख रहा हूँ आपके नीट की बुक्स के हिसाब से, लेकिन वो डब है। ये सुनाई देता है जब क्लोज होते हैं, ऑन क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वाल्व्स। कोई मुझे बता सकता है कि S1 कब सुनाई देता है और S2 कब सुनाई देता है? S1 एवी वाल्व के क्लोजर पे सुनाई देता है। अब इसका क्लोजर कब होता, जब बिगनिंग होता है वेंट्रिकुलर सिस्टल का, ठीक है। S1 सुनाई देता है ऑन बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे सुनाई देता है। जबकि S2 जो साउंड है वो सुनाई देता है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्योंकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब होगा तब उसको ब्लड स्टोर करना होगा, तब वो अपने सेमिल्यूनर वाल्व को बंद कर देगा। तो ये सुनाई देता है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा दो और साउंड होते हैं, S3 एंड S4। ये दोनों ही डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको अपन बेल से सुनते हैं। बेल क्या होता है, देखो आपका जो सतो होता है उसका ऐसा पार्ट होता है, ठीक है।
और यहाँ से वो कनेक्टेड होता है और यहाँ से आप सुनते हो। अब जो ये बड़ा वाला जो गोला होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। और पीछे वाला जो पार्ट होता है ना, वहां से भी साउंड सुनाई देता है, तो इसको बोलते हैं बेल। तो जब अपने को मेजर साउंड सुनने होते हैं S1 S2, तब अपन किसको रखते हैं? डायफ्राम को रखते हैं। और जब अपने को कौन से सुनने होते हैं? एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल भी हालांकि डायफ्राम से सुनाई देते हैं, लेकिन जब भी लो इंटेंसिटी साउंड सुनने होते हैं तो वो अपन बेल से सुनते हैं। तो जो एस ये जो होते हैं, ये अपन सुनते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेल ऑफ स्टेथो। ओके, स्टेथोस्कोप। हालांकि इतना डिटेल में डिटेल तो है ही नहीं कुछ, पर ये सब भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो याद रहेगा ये आपको, हार्ट साउंड कितने होते हैं। हाँ, ये S3 एंड S4 जो होता है ना, ये आपको एक्चुअली जब अपन ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने पे जो आर्टरीज होती है वो जब डायलेट होती है, आप पहले क्या करते हो? जो आपका स्फिग्मोमेनोमीटर होता है उसको आप बंद करते जाते हो, मतलब उसको जो उसका जो कफ होता है उसको आप इन्फ्लेट करते जाते हो। जब उसको डिफ्लेट करते हो तो जैसे ही पहला आपको साउंड सुनाई देगा, उसके बाद जो रशिंग का जो साउंड होता है, वैसा ही सेम साउंड आपको वेंट्रिकल्स में सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर अपन को हार्ट की एबनॉर्मालिटीज जो होती है उसमें सुनाई देता है, तो अभी के लिए अपन उसको छोड़ते हैं। इतना आपको याद रखने का, S1 S2 मेजर साउंड है, कभी कभी S3 S4 सुनाई देता है। अब अपन आते हैं एक और चीज पे जिसको अपन बोलते हैं व्हाट इज अ पल्स। पल्स क्या है? देखो, पल्स कुछ नहीं है, आपका जैसे हार्ट जब बीट करता है, हार्ट जैसे जैसे बीट करेगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है? बीट कर रहा है। अब उससे आपने पाइप जोड़ी हुई है। अब जैसा हार्ट बीट कर रहा है, जैसा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये फ्लो के साथ ब्लड को यहाँ पे डालेगा। तो आपको यहाँ पे एकदम फ्लो के साथ जब आप पाइप में ब्लड डालते हो तो वो क्या करता है? थोड़ा सा ऐसा खुलता है। और जैसे ये वापस से डायस्टॉल में आएगा तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो एक साइकिल बन रहा है यहाँ पे, किसका? वेसल का जो साइकिल बन रहा है, ये डिफ्लेट हो रही है और वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ रही है, तो इसी को अपन बोलते हैं पल्स। जैसे कि अपन अपने हाथ पे रेडियल पल्स मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अपन अपने जहाँ पे अपन ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए अपन ब्रेकियल आर्टरी का यूज करते हैं, तो ये सब अपन को पता होना चाहिए। अब अभी के लिए आप याद रखो, इट इज अल्टरनेटिव, ये तो अल्टरनेट एक्सपांशन एंड रिकॉइल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज। ये क्या है? अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ इलास्टिक आर्टरी। ठीक है, आर्टरी आर्टरीज जो भी बोलो, आफ्टर ईच सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्यों? मान लो कि आपका हार्ट का ये दोनों वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल ही तो वो है कि जो किससे कनेक्टेड है? पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मान लो कि आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, और हाथ में यहाँ पे ये आपकी रेडियल आर्टरी है। तो वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सारा का सारा जो प्रेशर का वेव होता है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, और ये जब आप यहाँ पे अपनी फिंगर रख के जब पाल्पेट करते हो तब आपको यहाँ पे पल्स सुनाई देती है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है, ये ट्रैवलिंग प्रेशर वेव है। तो पल्स इज अ ट्रैवलिंग, इट्स अ ट्रैवलिंग प्रेशर वेव। ठीक है, ओके। अब कोई मुझे बता पाएगा कि पल्स तो चलो एक वेव हो गई, लेकिन इसको क्यों नापते हैं? तो पल्स से अपन पल्स रेट निकालते हैं, जैसे हार्ट से हार्ट रेट निकाल रहे थे, हार्ट बीट का हार्ट रेट निकाल रहे थे, उसी तरीके से पल्स से अपन निकालते हैं पल्स रेट। तो पल्स रेट कितना होना चाहिए? जितनी बार हार्ट धड़केगा उतनी ही बार तो क्या होगा? आपको आर्टरी में एक्सपेंशन एंड रिकॉइल मिलेगा।
तो इट इज सेम एज द हार्ट बीट। ओके, तो पल्स रेट जो है वो नॉर्मली इट इज सेम एज द हार्ट रेट। ये भी पूरी की तरीके से सही अपन नहीं बोल सकते, लेकिन अभी के लिए आपको ऐसा ही याद रखना है, ठीक है। इट इज अबाउट 72 to 80 बीट्स पर मिनट। तो ये भी पल्स रेट कोई पूछे तो कितना होता है, 70 टू 80 आप बोल सकते हो। एक्चुअली इसको भी याद रखना हो ना तो स्टैंडर्ड इसका है 60 टू 100, ठीक है। आपके लिए आप एनसीईआरटी के हिसाब से 70 टू 80 आप याद रखोगे। अब आते हैं अपन ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड का प्रेशर ऑब्वियसली बात है। तो ये मान लो कि आपकी आर्टरी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल हार्ट में हो रहा है, उस तरीके से ब्लड यहाँ पे घुस रहा है। तो आप कभी फील करना, पानी की जो पाइप होती है उसमें जो पानी होता है वो बाहर की ओर भी प्रेशर लगाता है, ठीक है। भले पानी यूं जा रहा है लेकिन वो एकदम सिकुड़ देना आप पाइप को, उसके बाद पानी तो वो खुल क्यों जाती है, ऑब्वियसली क्योंकि वो लेटरल वॉल पे भी उतना ही प्रेशर लगा रही होगी। तो ब्लड प्रेशर और कुछ नहीं है, ये क्या है कि भाई जो आपके आर्टरीज में जो ब्लड जो घूम रहा है, ठीक है, इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर exerted by the blood on the lateral wall or the, और क्या बोल सकते हैं, ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू मिलती है वो होती है 120/80, ठीक है। अब इसको एक्चुअली में लिखने का तरीका ऐसा है, 120/80 mmHg, जिसमें 120 जो है वो है सिस्टोलिक और ये जो है वो है डायस्टोलिक। वो एक चीज समझना, 120/80 का मतलब क्या होता है और mmHg क्यों लिखा है उसको समझते हैं। mmHg का मतलब होता है कि आपका जो स्पिग्मोमेनोमीटर होता है उसमें इस तरीके का वो इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है। यहाँ से वो पाइप निकलता है और यहाँ पे आपके जो हाथ होता है, ठीक है, उस पे वो यहाँ पे कफ बांध देता है एक। ओके, फिर यहाँ पे क्या होता है, एक आपके पास प्रेशर के लिए बलून रहता है, ओके। और ये जो स्पिग्मोमेनोमीटर होता है उसमें इस तरीके से जो ये कन्वेंशनल मशीन है इसमें यहाँ पे रीडिंग्स रहती है। अब इसमें होता है मर्क्यूरी, इसमें क्या होगा, मर्क्यूरी होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे, ये जो कफ है वो इन्फ्लेट होना शुरू होगा, कफ में प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो आपकी आर्टरीज को क्लोज करेगा। और जब वो क्लोज करता है तो ये यहाँ पे मर्क्यूरी अपना क्या करता है, प्रेशर की वजह से ऊपर जाने लगता है। और वो जितना ऊपर जाता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है जितना ऊपर जाता है ऐसा नहीं होता है, पर अपन एक सर्टेन लिमिट तक उसको ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्थेतो लगा के सुनते हैं इसको, कान में लगा के इसको सुनते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये नीचे आने लगता है तो सबसे पहला जो साउंड अपन को सुनाई देता है यहाँ पे, उस फेज को अपन बोलते हैं कि ये सिस्टोलिक प्रेशर था। उसके बाद एक मरमर मरमर सा साउंड आपको आता है, एक्चुअली इट्स नॉट अ मरमर, इट्स अ कोरफ साउंड होता है। तो कोरफ साउंड आपको सुनाई देते देते एक पॉइंट पे क्या होता है कि वो साउंड सुनाई देने बंद हो जाता है, और जिस एंड पे बंद होने लग जाते हैं उसका मतलब आर्टरी यहाँ पे खुल गई है। खुल जाना मतलब क्या हुआ, डायस्टॉल। तो जहाँ पहले पे आवाज आना शुरू हुआ, आपको आवाज आनी शुरू हुई जब वो आपने पहले तो बहुत ऊपर तक ले गए, है ना,
ऊपर ले जाने के बाद आप जब नीचे लेके आते हो और पहली बार जब आवाज आपको सुनाई देना शुरू करती है, वो सुनाई देने वाली जो आवाज होती है उसको अपन बोलते हैं क्या? इट्स अ सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब पहली बार उससे ब्लड पास हुआ होगा, अभी तक आर्टरी कोलैप्स थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे आर्टरी खुलती है, तो वो जब जब खुलती है तो उसमें से प्रेशर से ब्लड जाता है, तो वहां पे आपको करफ कफ साउंड सुनाई देने लगते हैं। और जिस पॉइंट पे वो क्या होता है, साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है, याद रखना साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक। इसके बीच में भी दो और फेज आते हैं, लेकिन वो आपके लेवल पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप याद रखो सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ओके। अब क्या हुआ कि एक बंदा आया कि भाई जब सिस्टोलिक सुनाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, आर्टरी तब एकदम बंद होगी। और जब डायस्टोलिक सुनाई दिया होगा, मतलब आर्टरी एकदम डिफ्लेट हो गई होगी, है मतलब नॉर्मल पोजीशन पे आ गई होगी। तो अगर मैं सिस्टोल और डायस्टोल का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो मुझे कुछ और मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे मस्त डेफिनेशन लिखो। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, आपके लिए कुछ अच्छा सा फोटो यहाँ पे लगा देंगे नोट्स में। ठीक है, लिखो यहाँ पे, व्हाट इज पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या है? तो देखो पल्स प्रेशर कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि भैया दोनों चीज का अपन क्या करें, डिफरेंस ले ले, तो वो हो जाएगा आपका पल्स प्रेशर। ठीक है, तो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो पल्स प्रेशर, और ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है जब आप हाइपरटेंशन पढ़ते हो, कहाँ पे, मेडिकल में। अभी के लिए तो सिर्फ डेफिनेशन याद रखो, पल्स प्रेशर हो गया व्हाट इज इट्स अ सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, या डायस्टोलिक। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सिस्टोलिक ज्यादा होता है क्यों, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ज्यादा क्यों होता है? मान लो कि मैंने आपको बहुत ही दबा दिया ऐसा एकदम, तो आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, उस समय आपका जो रिबाउंड इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, है ना, रिकॉल इफेक्ट, आप ज्यादा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर मैंने आपको कम प्रेशर से, डायस्टोल में क्या होता है कि ऑलरेडी वो खुल गया है, तो उस पर इतना प्रेशर, वो आर्टरी खुद उतना प्रेशर नहीं लगा रही है ब्लड पे, इसका मतलब सिस्टोलिक ज्यादा होता है। तो ये अपन लिखते हैं सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में आप देखो, नॉर्मली सिस्टोलिक कितना है 120, डायस्टोलिक कितना है 80, तो ये अराउंड आता है 40 mmHg। ये कई बार पूछते हैं, 40 to 45 आप याद रख सकते हो, लेकिन नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना मान के चलना है आपको, इतना 40 mmHg के अराउंड मान के चलना है। ठीक है, इसने फिर से गड़बड़ कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ प्रभु, ऐसा ही है जीवन। ठीक है, अब एक सवाल पूछा था, ये PYQ है। ठीक है, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये PYQ। PYQ क्या है, उसने पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक टू पल्स प्रेशर, ये क्या होना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, सिस्टोलिक कितना है 120, डायस्टोलिक कितना है 80, और ये कितना है आपका 40। तो इसका रेशियो जब आप सबको 40 से डिवाइड कर दो तो रेशियो क्या आएगा, 3:2:1। ये सवाल पूछा गया था, और नीट में भी पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, और अब तो नीट एम्स कुछ रहा ही नहीं है, तो नीट में आपको पूछा जा सकता है। ये आपको एक तरीके से बोल सकते हैं कि याद रखने वाली एक चीज हो जाएगी, अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज नहीं पता है तो। ठीक है, इतना आप याद रखो,
हमें पल्स मिलती क्यों है, पल्स मिलने की वजह क्या है, वाई वी गॉट अ पल्स फ्रॉम द आर्टरीज। तो देखो, द रीजन फॉर गेटिंग पल्स, पहली बात याद रखो, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और दूसरा याद रखना है इंटरमिटेंट इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन एक सिस्टोल डायस्टोल के बाद वो एक फ्रैक्शन में ब्लड को इजेक्ट करता है, तो इट्स इंटरमिटेंट इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, कोई पूछे आपको कि भाई नॉर्मली ब्लड प्रेशर कहाँ पे नापा जाता है, तो इट्स मेजर इन, कहाँ पे नापा जाता है, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें नापा जाता है, लेकिन अभी ब्रेकियल आर्टरी में नापा जाता है, कोई बात नहीं। तो ये होता है कि भाई कौन कौन सी चीजें जो है वो एक ब्लड वेसल के पास होती है, तो इलास्टिसिटी होती है, और दूसरा कि भाई हार्ट जो है वो एक फ्रैक्शन में ब्लड को पंप करता है, तो इन दो चीजों की वजह से क्या होता है कि आपको पल्स प्रेशर मिलता है, पल्स मिलता है, ठीक है, और आप ये सारी चीजें अपन डायग्नोस कर पाते हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत है कि नहीं है। अब एक चीज समझो कि ये आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये पूछते हर बार है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ऐसा क्या स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स का कि अपने को सीखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स होती कौन कौन सी टाइप की है। तो देखो, एक तो होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स, और एक होती है कैपिलरी। ठीक है, दूसरा आर्टरी भी आगे जाके क्या बनाती है, आर्ट्रियोल्स बनाती है, वेन्स आगे जाके वेन्यूल्स बनाती है। अभी के लिए आप याद रखो, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। अब ये जो लेयर्स होते हैं, कौन कौन से लेयर होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि भाई ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर में एक होता है ट्यूनिका इंटीमा और इंटरना। इंटीमा भी बोल सकते हो, इंटरना भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, बस बोलना कि होता है। और इसको बोला जाता है एंडोथीलियम। तो मुझे बताएगा ये कौन से सेल से बनी होती है। एनिमल टिश्यू का पहला या दूसरा लेक्चर था जो अपने डाला हुआ ही है वीडियो में, अगर आपको याद हो तो स्क्वेमस सेल एपिथेलियम, स्क्वेमस सेल एपिथेलियम में अपन ने देखा था कि वो एंडोथेलियम बनाती है, मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और उसको अपन वेवी नेचर की वजह से टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। इतना बहुत सारी चीजें बोल दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को क्या कुछ याद रखना है। दूसरा जो लेयर होता है वो होता है ट्यूनिका मीडिया। क्या कर रहा है ये आज, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया क्या करता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो ट्यूनिका मीडिया के लिए, ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो बनी होती है स्मूथ मसल्स से। और ऑब्वियसली बात है कि भैया ब्लड वेसल्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिकॉइल उसमें कहाँ से आए, उसके अंदर मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, खुद से करके अपने को करना नहीं पड़ता। और सबसे बाहर का जो लेयर है वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है, याद रखना, वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, जिसमें कोलेजन होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। कौन से फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं,
9 फाइबर्स होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ब्लड वेसल्स के लिए भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, ये याद रखना। ओके, इतना याद रहेगा। अब एक चीज समझना ध्यान से, ये 3 लेयर होने चाहिए वेसल्स में। अब जैसे जैसे वेसल चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगा, इन 3 में से कोई एक लेयर होगा, किसी में कोई एक लेयर नहीं होगा, ऐसा होता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ठीक है, तो दोनों को कंपैरिजन के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, आर्टरी और वेन्स को। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो आर्टरी और यहाँ पे हेडिंग डाल दो वेन्स। अब आपको पता ही है, देखो कभी ये नहीं बोलना है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसका नाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के सप्लाई से नहीं दिया है, उसका नाम किस तरीके से दिया है कि भैया हम आर्टरी उसको बोलेंगे जो, याद रखना, कि जो हार्ट से कहाँ पे ले जाए, अवे ले जाए ब्लड को, हार्ट से ब्लड को अवे ले जाए। ठीक है, आर्टरी किसको बोलेंगे, तो जो कि ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स और लंग्स के पास ले जाए। इतना याद रहेगा। आर्टरी किसको बोलते हैं कि जो बॉडी ऑर्गन्स को और लंग्स को सप्लाई करे, और इससे ही आपका फायदा है। देखो अब आपको याद ही नहीं रखना पड़ेगा कि भैया आर्टरी में कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होता है, याद नहीं रखना है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ, इतना याद रखना है। वेन्स में आपको याद रखना है, वेन्स में आपको याद रखना है, ये जो है फ्रॉम ऑर्गन्स एंड लंग्स टू हार्ट, बस इतना याद रखना है। अब मुझे एक बात बताओ कि हार्ट के पास जो है 2 चैम्बर्स होते हैं, मतलब 2 साइड होती है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। तो ये है अपना कौन सा वाला, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आपका सबसे पहले मैं आर्टरी बनाने वाला हूँ। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ऑर्गन्स को या तो किसको, लंग्स को सप्लाई करती है। अब मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो किसको सप्लाई करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल अपन ने बोला था कि पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। और राइट वेंट्रिकल किसको सप्लाई करता है, तो राइट वेंट्रिकल जो है वो सप्लाई करता है, यहाँ पे लंग्स बना देता है। ठीक है, अपन ये अपने ये लंग्स है। राइट वेंट्रिकल जो है वो कहाँ पे लेके जाता है, लंग्स के पास लेके जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, वो लंग्स के पास क्यों लेके गया, क्योंकि राइट एट्रियम जो है वहां पे पूरी बॉडी में से ब्लड आता है, और वो बॉडी में से जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया को देता है, राइट एट्रिया उसको राइट वेंट्रिकल को देता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वो लंग्स के पास ले जाता है ताकि वो कैसा हो पाए, ऑक्सीजनेटेड हो पाए। यहाँ पे कैपिलरीज होती है, ऐसे वेन्यूल्स फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे फिर आर्ट्रियोल्स फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से फिर जो आर्टरीज है वो जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया था। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया था, CO2 बाहर चला गया था। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको वो लेके आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया में लेके गया, और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो वापस से कहाँ लेके गया, बॉडी में लेके गया। अब मुझे ये बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल अपने से बाहर निकल रहा है और राइट वेंट्रिकल्स भी अपने से बाहर निकल रहा है, जबकि राइट एट्रियम में जो बॉडी से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड होके वो अंदर आ रहा है, और उसी तरीके से राइट एट्रिया में से लंग्स के पास से कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। आर्टरीज की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, कि जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाए। यहाँ से दूर कौन कौन ले जा रहा है, एक तो ये ले जा रहा है, और दूसरा ये ले जा रहा है। तो इन दोनों को क्या बोल दिया अपन ने, कि भैया जो राइट वेंट्रिकल से ले जा रही है ये भी क्या है, आर्टरी है, और ये भी क्या है, आर्टरी है। लेकिन
जो बॉडी के पास ले जाता है ना उसको अपन बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी। उसको बॉडी के लिए अपन ने वर्ड यूज किया है क्या, सिस्टमिक। तो इस आर्टरी के आगे मैं लगा दे रहा हूँ क्या, सिस्टेमिक आर्टरी। और जो लंग्स के पास लेके जाता है, लंग्स को अपन बोलते हैं पल्मोन, तो इसके लिए मैं लगा देता हूँ क्या, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब मुझे एक बात बताओ, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेके जा रही है, दिख रहा है ना। कभी भी कंफ्यूजन हो ये वाला डायग्राम साइड में बना दो रफ में। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि भाई उसको जो राइट एट्रिया ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया था वो उसको लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेटेड करवाना है। इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आर्टरी होने के बाद भी उसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है। ओके, अब समझ में आया कि पल्मोनरी आर्टरी है तो आर्टरी और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसी तरीके से सिस्टमिक आर्टरीज जो होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब एक चीज समझो, कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा अलग से नहीं होता है। हर कैपिलरीज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता ही है, और डीऑक्सीजनेटेड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, ये एक चीज याद रखना। चलो अब मुझे एक बात बताओ, एक ये वेसल दिख रही है, वो कहाँ पे आ रही है, हार्ट में आ रही है। तो जो बाहर से हार्ट में आती है उसको क्या बोलते हैं, वेन्स। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, वेन बोल दिया। ओके, ये बॉडी से आ रही है और हार्ट में आ रही है, तो ये भी क्या हो गई, वेन हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो वेन है वो कहाँ से आ रही है, लंग के पास आ रही है, लंग के पास से आ रही है, तो इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन एकमात्र वो वेन है कि जिसके पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, और सिस्टमिक वेन ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आर्टरीज में याद रखना कि ऑल आर्टरीज जो होती है उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, उसके पास कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेम वे ऑल वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी वेन्स कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। याद रहेगा आपको। ओके, अब एक ध्यान से समझना कि एक आर्टरी बनाते हैं और एक वेन बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये आर्टरी है और ये है एक वेन। अब क्या होता है कि आर्टरी जो होता है ना उसका ट्यूनिका मीडिया थोड़ा थिक होता है, इसका ट्यूनिका मीडिया जो होता है ना वो थोड़ा थिक होता है। तो कुछ इस तरीके का इसका ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिक है, थिक ट्यूनिका मीडिया। ऐसा क्यों होता है, याद रखना कि आर्टरीज, मेजर आर्टरीज कौन सी होती है कि जो कि हार्ट से बाहर लेके जाती है। तो हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसको पूरे बॉडी में देना है, और पूरे बॉडी में अगर उसको देना है तो उसके लिए इसके पास मसल्स जो होते हैं वो ज्यादा होने चाहिए, है ना, टू सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी। सोचो आप हार्ट से लेके उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, इसीलिए आर्टरीज के पास मसल वाला लेयर ज्यादा होता है। लेकिन उसकी वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि इसका जो ल्यूमन है वो कैसा हो जाता है, नैरो। और नैरो ल्यूमन की वजह से इसमें ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई पतली पाइप है तो उसमें कितना पानी रह पाएगा, कम पानी रह पाएगा। तो एट द गिवन टाइम
at the given time, अगर कोई पूछे कि ब्लड इन आर्टरीज कितना होता है, तो वो होता है अराउंड 13% ब्लड आर्टरीज में होता है। कितना? 13% ब्लड ही आर्टरीज में होता है। ओके। दूसरा, अब आर्टरी को देखो, ऑलरेडी ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। तो ब्लड जैसे जैसे डायस्टोल सिस्टोल करेगा, वैसे वैसे वो एक जर्क के साथ क्या करेगा, ब्लड को, इसीलिए अपन को आर्टरी में पल्स मिलते हैं अच्छे से। ठीक है। तो इसमें आर्टरीज में आपको क्या याद रखना है, इट फ्लो विथ जर्क। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो विथ जर्क। ओके। देयर इज अ नो वाल्व इन आर्टरी। आर्टरी में वाल्व क्यों चाहिए, ऑलरेडी ब्लड उसको पंप करके दे रहा है, उसको तो बस उस ब्लड को क्या करना है, बाहर फेंकना है। उल्टा वाल्व हो गए तो उसको ब्लड भी पंप कर रहा है और वाल्व अपना अलग से कुछ चालू बंद कर रहे हैं। तो आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होते, देयर इज अ नो वाल्व। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दूसरी तरफ वेन में आओ, तो वेन में क्या होता है कि भाई वेन को कोई पूरी बॉडी को सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वेन को क्या करना है, जो भाई हो गया अभी, उसको धीरे धीरे वापस से उसको घर पे लेके आने का है। ठीक है। तो इसमें ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो थिन होती है, थिन ट्यूनिका मीडिया। और इसकी वजह से यहाँ पे ल्यूमेन जो होता है वो कैसा होता है, वाइडर। कैसा होता है, वाइडर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाँ, इसमें कोई हार्ट का जर्क इसमें इफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो स्मूथली। अब मुझे एक बात बताओ, क्या होता है, मान लो कि आपको, ठीक है, आर्टरी ने तो क्या किया कि ये हार्ट से आर्टरी ने आपके पैर तक ब्लड पहुंचा दिया। अब वेन्स को क्या करना है, इधर से वापस लेके आना है। तो हार्ट तो बस पंप कर रहा है, यहाँ पे आते आते उसका पंपिंग एक्शन खत्म हो जाता है कि आप इधर से कोई प्रेशर दो एक एंड से, तो वो कितनी दूर तक वो प्रेशर जा पाएगा, एक टाइम के बाद तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जब वो रिटर्न आता है तो रिटर्न वेन्स के थ्रू आता है। तो वेन्स में क्या होता है पता है, वेन्स में इस तरीके से वाल्व्स लगे होते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे वाल्व्स लगे होते हैं, ताकि यहाँ से कोई ब्लड आ रहा है वो वापस से नीचे ना आ पाए। ठीक है। ब्लड यहाँ से ऊपर आया, ये वाल्व इस तरीके के क्लोज हो जाएंगे, यहाँ से ऊपर आए क्लोज हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा, दूसरा ब्लड यहाँ पे आएगा। उस तरीके से यहाँ पे जगह जगह पे वेन्स में वाल्व होते हैं। वाल्व क्यों होते हैं, क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में ब्लड को ऊपर लाना है। ठीक है। उसके अलावा वेन्स के लिए अपने पास एक दूसरा हार्ट होता है। अब दूसरा हार्ट क्या होता है, ध्यान से समझना, अपने पैर्स में ना काफ मसल्स होते हैं। वो काफ मसल, जब आप खड़े रहते हो तो सारा ब्लड आपका नीचे चला जाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको ऊपर लाना हो। तो आपने कभी सोचा होगा कि आप जब बहुत टाइम तक खड़े रहते हो तो आप अपने पैर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करने लगते हो, या फिर एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हो पैर को। तो ये काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना दोनों तरफ से, तो वो क्या करते हैं, वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो ब्लड को ऊपर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए काफ मसल्स को बॉडी का दूसरा हार्ट बोला जाता है। ठीक है, ये एक चीज याद रखना है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि भाई वेन्स के पास क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि भाई उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को ऊपर पहुंचाना होता है। तो वेन्स हैज वाल्व्स, क्यों, टू बैक ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ तक अपने आर्टरीज और वेन्स का जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया। आर्टरीज किसको बोलते हैं, कि भाई जो हार्ट से दूर लेके जाती है। अब दूर दो जगह पे लेके जाएगी, एक वो लेके जाती है ऑर्गन तक और दूसरा वो लंग्स तक लेके जाती है। ठीक है, ऑर्गन्स तक लेके जाएगी, ऑब्वियसली ऑर्गन्स को वो कैसा देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। तो सिस्टमिक आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट जो होता है वहां से जो लंग्स के पास जाती है वो किसके लिए जाती है, वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लेके जाती है, मतलब इसमें डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, उसी तरीके से सिस्टमिक एंड पल्मोनरी वेन्स का कंसेप्ट अपन लगा सकते हैं। अब अपन आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, कि भैया आर्टरीज की बात कर दी, वेन्स की बात कर दी, अब कैपिलरीज क्या होती है। देखो, कैपिलरीज
सिंपल है, ये एक्सचेंज वेसल्स होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज वेसल्स। एक्सचेंज वेसल्स का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही थिन, इतनी थिन होती है कि ये क्या कर सकती है, ब्लड में से गैसेस का ट्रांसफर कर सकती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखो कैपिलरीज दिखाई है, ये है कैपिलरीज, ठीक है। ये इतनी पतली होती है, इसमें एक ही लेयर होता है, और वो कौन सा लेयर होता है तो याद रखना, सिंगल लेयर की होती है, थिन होती है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, ठीक है, याद रखना है, विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये भी अगर किसी ने एनिमल टिश्यू का लेक्चर अटेंड किया तो उसके पास इतना कॉमन सेंस होगा कि भैया जहाँ पे भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके पास कौन होती है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन खुद की होती है। तो ये होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज इतनी थिन होती है कि उनमें एक ही लेयर होता है और वो वहां से गैसेस का एक्सचेंज कर सकती है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग्स के पास होती है, ऑर्गन्स के पास भी होती है, क्योंकि वहां पे भी तो एक्सचेंज करना होता है। जहां पे भी एक्सचेंज करने की बात आती है वहां पे कैपिलरीज आ जाती है। अगर कोई पूछे कि भैया फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज या न्यू ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स या कैपिलरीज, तो इसको बोलते हैं अपन एंजियोजेनेसिस, ठीक है। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसका जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ओके। अब एक बहुत ही ज्यादा वाला टॉपिक है, आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, और स्किप करने का रीजन ये है कि ये आपके कुछ काम का नहीं है, शायद आपको लीवर में काम आ जाए। जब अपन लीवर पढ़ा था तो लीवर में अपन ने फेनेस्ट्रा पढ़ा था, फेनेस्ट्रा फॉर्मेशन पढ़ा था, उसके बाद वहाँ पे जो गैप्स पड़े थे एंडोथेलियल सेल के बीच में जो गैप्स होती है उसके बारे में पढ़ा था, ये उसके लिए है। आप इसको स्किप कर सकते हो, जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक स्किप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप पूरा का पूरा आगे तक का स्किप कर सकते हो, ठीक है। जो लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते वो यहाँ से छोड़ सकते, यहाँ से लेक्चर को बंद कर सकते हैं, ओके। बाकी लोग सुनो, टाइप्स ऑफ कैपिलरी। देखो, टाइप्स ऑफ कैपिलरीज की अगर मैं बात करूँ तो एक होती है कंटिन्यूअस कैपिलरीज। अब कंटिन्यूअस कैपिलरीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ये आपकी कैपिलरी है, ठीक है। यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ना वो इस तरीके से कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज्ड होते हैं, देयर इज नो गैप इन बिटवीन दिस सेल्स, याद रहेगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, पहली बात याद रहेगा आपको। अब एक चीज समझना, ये कंटिन्यूअस लेयर भले ही है लेकिन यहाँ से एक काम हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसियस सब्सटेंस जो होता है ना वो हो सकता है, ठीक है। दूसरा, फ्लूइड जो होता है ना उसका एक्सचेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि भैया जो भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना उनके बीच में गैप जंक्शंस हो सकते हैं, टाइट जंक्शंस हो सकते हैं, उसके अलावा कौन कौन से जंक्शंस थे, है ना, जोनुला एडेरेंस है, अलग अलग टाइप के जंक्शंस अपन ने पढ़े थे, हाँ। तो यहाँ पे गैप जंक्शंस हो सकते हैं, या तो सिंपल इसका डिफ्यूजन कैपेसिटी इतना होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, गैसियस मटेरियल, या कुछ हद तक थोड़ा बहुत फ्लूइड को
ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो इंटरसेल्यूलर जो जंक्शंस होते हैं वहां से थ्रू दी इंटरसेल्यूलर जंक्शंस exchange of substance possible। ये कहाँ पे होती है, तो जो स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, ब्रेन है, लंग्स है, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब जगह पे ये देखने को मिलती है ना। पूरी बॉडी में यही देखने को मिलेगी नॉर्मली। स्केलेटन सिस्टम, स्मूथ मसल्स, ब्रेन, लंग्स हो गया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इन शॉर्ट पूरी बॉडी में ज्यादातर अपने को ये देखने को मिलती है। अब एक चीज और भी समझो आप, क्या समझना है आपको एक चीज में, कि ये तो हो गई कंटिन्यूअस। अब क्या हो कि इनके बीच में, बैच में नहीं, इनके बीच में अपन गैप फॉर्मेशन कर दे, तो जो दूसरे टाइप की जो है उनको अपन बोलते हैं फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अब वो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या होती है, यहाँ पे पोर्स होते हैं। मतलब मान लो ये एंडोथेलियल एक सेल है, ये दूसरा सेल है, आप देख सकते हो कि इनके बीच में गैप है, और ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। इतना कम होता है कि अपन को लगता है कि यहाँ पे पोर्स है। गैप प्रेजेंट such that appears like pores, और इसको बोलते हैं अपन फेनेस्ट्रा, कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रे भी लिखा सकता है कुछ भी। ये जो फेनेस्ट्रा जो होते हैं ना, उनसे पूरा का पूरा प्लाज्मा जो होता है, याद रखना, सॉरी नॉट अ प्लाज्मा, बट इनमें से ज्यादातर चीजें जो इस पोर की साइज की होगी ना, वो अवर जवर कर सकती है, वो आ जा कर सकती है, वो एक तरफ से दूसरी तरफ का मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। चाहे वो प्रोटीन है तो प्रोटीन भी मूव कर सकते हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल है, ये फेनेस्ट्रा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो किडनी में देखने को मिलता है। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाय जो होती है उनमें देखने को मिलता है, तो विलाय ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और कहाँ पे देखने को मिल सकती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो भी सीधा ब्लड में हार्मोन को ट्रांसफर करते हैं। अब हार्मोन इतने तो छोटे नहीं होंगे कि वो कंटिन्यूअस वाले से आ जा पाए, तो हॉर्मोन्स के लिए यहाँ पे कोर्स होते हैं, तो वो फेंस्टा के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो कहाँ पे होगी ये, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास होगी। उसके अलावा कोरोइड प्लेक्सिस जो होती है ऑफ ब्रेन, वहां पे होती है। अब ये सब क्या होता है, ये आप पढ़ोगे, कोरोइड प्लेक्सस अपन ब्रेन में पढ़ेंगे। देखो ब्रेन में इस तरीके से कैविटीज होती है, ठीक है। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, ब्रेन में जो कैविटीज होती है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। अब इस वेंट्रिकल में क्या होता है, सीएसएफ बनता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। उस फ्लूइड को भी ब्रेन में से अपनी जो कैनाल होती है, कौन सी कैनाल होती है, स्पाइनल कैनाल होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहां पे और वापस से ब्रेन के जो लेयर्स होते हैं, मेनेंजिस होते हैं, उसमें जाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। और उसका जो सब्सटेंस होता है, वैसे तो वहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल के थ्रू सीएसएफ में कैसे जाएंगे, तो वहां पे भी फेनेस्ट्रा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सीधे ही डिफ्यूज नहीं हो पाते, तो कोरोइड प्लेक्सिस जो होता है ऑफ ब्रेन उसके पास होता है, ठीक है। उसके अलावा सिलियरी बॉडी ऑफ आई उसके पास होता है।
ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इन सब के पास फेंस्ट्रा होता है। देखो किडनी विलाय ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ ब्रेन के पास होता है, ग्लैंड्स ऑफ मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके पास जो ब्लड वेसल्स होता है उनके पास होता है, और सिलियरी बॉडी ऑफ आई, इन सब के पास जो होते हैं वो फेंस्ट्रा प्रेजेंट होता है। और तीसरी और लास्ट टाइप की जो होती है वो होती है साइनोसॉइड्स। ये आपने लीवर में पढ़ा होगा कि लीवर के पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके पास साइनोसॉइड्स होते हैं। इतना बड़ा गैप होता है कि वहां से पूरा का पूरा आपका जो बाइल है, सॉरी नॉट अ बाइल, पर जो पोर्टल वेन के थ्रू जो ब्लड आता है वो ब्लड पूरा का पूरा फिल्टर हो सकता है, ठीक है। सॉरी। तीसरा है आपके पास कौन सा, साइनोसॉइड्स, ठीक है। साइनोसॉइड्स जो होते हैं यहाँ पे पोर्स नहीं होते, यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी गैप्स होती है। कितनी बड़ी बड़ी गैप होती है, तो देखो ये एक एंडोथेलियल सेल यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है, ये रेडिएटिंग फॉर्म में ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटेक्ट होती है, लेकिन ये इतनी बड़ी जगह होती है, इट्स अ गैप दैट इज अ लार्जर देन फेंस्ट्रा और पोर्स। पोर्स से ये बड़ी होती है, ठीक है, याद रहेगा। इवन इंटरसेल्युलर क्लेफ्ट जो होती है ना उससे भी ज्यादा होती है, इवन मोर देन इंटरसेल्युलर क्लेफ्ट। मतलब एक सेल जो होता है वो एंड होता है, तो कई बार यहाँ पे क्लेफ्ट फॉर्मेशन होता है। वो भी क्यों होता है, वो भी फ्लूइड के ट्रांसपोर्ट के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन उससे भी ये बड़ा देखने को मिलता है। ये याद रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे इंटेक्ट, सॉरी, यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी आपको डिस्टॉर्टेड दिखेगी और कभी कभी एब्सेंट भी हो सकती है। इंटेक्ट है, डिस्टॉर्टेड है या एब्सेंट हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत ही ईजी है, साइनोसॉइड्स आपको लीवर्स में देखने को मिल सकता है, लीवर सेल जो होते हैं वहां पे हो सकता है, बोन मैरो में हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कहाँ हो सकता है, स्प्लीन में हो सकता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पैराथायरॉइड। तो नॉर्मली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके पास कौन कौन सी चीजें होती है, फेनस्ट्रा होता है। साइनोसॉइड्स में अपन ने दो ग्लैंड्स ऐसी पड़ी जिनके पास साइनोसॉइड्स है, एक कौन सी ग्लैंड है जिसको हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइनोसॉइड्स चाहिए, पैराथायरॉइड ग्लैंड, और दूसरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। स्प्लीन में चाहिए। अब देखो जहां जहां पे ब्लड का डिटॉक्सिकेशन हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू आती है, ठीक है, तो वहां पे अपने को साइनोसॉइड्स देखने को मिलता है। स्प्लीन में आप देखो कि बड़े बड़े जो आरबीसी जो होते हैं, देखो आरबीसी नॉर्मली 7 माइक्रॉन्स में से भी पास हो जाते हैं। इसके इन सब चीजों के कंसेप्ट के लिए आपको ब्लड मतलब प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आपको जाके ये याद आएगा। अब देखो प्रीवियस लेक्चर्स बहुत सारे, मतलब अपन ने लेक्चर में ये बात की थी कि नॉर्मल ये 7 उसमें से माइक्रॉन्स में से पास हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब इसका सेनेसेंस होता है, सेनेसेंस मतलब क्या होता है कि भाई इनके 120 दिन खत्म हो गए जीने के, हैं जो 120 दिन से वो खत्म हो गए, तब ये जो ब्लड आरबीसी के जो सेल्स है वो ओवल शेप के हो जाते हैं, मतलब लार्जर हो जाते हैं। और या तो ये इनका खत्म होने का टाइम आया, या तो कोई एबनॉर्मल सेल है जो पहले से ही बड़ा है, तो स्प्लीन क्या करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा, और तोड़ के इसका जब मेटाबॉलिज्म करना होता है तो उसको स्प्लीन को खुद रख लेना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे बड़े बड़े साइनोसॉइड्स होते हैं कि वो उससे ये इनको अपने पास रख लेता है और यहाँ पे इनको डिस्टोर्ड करता है, ठीक है, डिस्कार्ड करेगा, डिस्टोर्ड करेगा, फेगोसाइटोसिस कर लेता है, जो भी करता है वो वहां पे वो करता है, ठीक है, इतना याद रहेगा। वेरी गुड। अब एट द गिवन टाइम मैंने आपको ये बताया था कि आर्टरीज के पास 13% ब्लड होता है और वेन्स के पास ज़्यादा ब्लड होता है, अराउंड 60 के आसपास अपन ने बताया था, ठीक है। तो एक बात बताओ, आर्टरीज आगे जाके जो ब्रांचेस बनाते हैं ना उसको बोलते हैं आर्टेरियोल्स, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना वो आर्टरी और वेन दोनों बनाती है, ठीक है, ये एक एंड फॉर्मेशन है। और दूसरा है वेन्स एंड वेन्यूल्स, वेन्यूल्स, इधर आर्टरीज एंड आर्टरियल, आर्टरीज एंड आर्टरियल्स के पास मिला के 13% ब्लड होता है।
और वेन और वेन्यूल्स के पास मैंने आपको बताया कि अराउंड कितना होता है 60 to 65, तो अपन मान लेते हैं कि चलो 64% है, और बचा हुआ जो 7% होता है ना वो इनके पास होता है। याद रहेगा? मेरे को ये बताओ कि ज्यादा ब्लड किसके पास है, वेन और वेन्यूल्स के पास है, तो इट मीन्स दैट्स व्हाई वेन्स और वेन्यूल्स को अपन बोलते हैं ब्लड रिजर्वायर्स। ओके, अभी भी आप देखो कि कुछ चीजें रह जा रही होगी, ठीक है, 64 13 ये सब गिनने के बाद भी कुछ चीजें रह जा रही है। तो एक चीज समझो, पल्मोनरी वेसल्स जो है, दोनों मिला के पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज, उनके पास मिला के अराउंड 9% ब्लड होता है। और ब्लड हार्ट एक इतना बड़ा, आप सोचो कि वो ऑर्गन है, आप देखो कि भाई वो एक एक मिनट में वो 5 लीटर जितना स्ट्रोक वॉल्यूम देता है। 5 मिनट एक, सॉरी 5 लीटर एक मिनट में देता है, एक मिनट में वो 5 लीटर ब्लड को पंप आउट करता है। लेकिन एक गिवन टाइम पे जब आप देखते हो तो हार्ट के पास सिर्फ और सिर्फ टोटल ब्लड का 7% ब्लड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है एट गिवन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, कि भैया एक गिवन टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 7% ब्लड जो होता है वो किसके पास होता है, हार्ट के पास होता है। देखो, अभी तक अपन ने क्या बात की, कैपिलरीज की बात की, आर्टरीज की बात की और आर्टेरियोल्स की बात की। अब यहाँ पे जब अपन आगे जाके रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ हार्ट का जो कंडक्शन है वो सब पढ़ेंगे कि हार्ट कब ज्यादा पंप करता है, कौन सी कंडीशन ऐसी होती है कि जब वो कम पंप करता है। तो आपके दिमाग में और आपके पढ़ने में बार बार एक चीज आएगी, वो आएगी बैरो रिसेप्टर आएंगे, कीमो रिसेप्टर आएंगे। अब ये जो बैरो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होते हैं, कैरोटिड आर्टरीज में। कैरोटिड आर्टरीज में जो कैरोटिड बॉडीज जो होती है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो कैरोटिड आर्टरीज समझते हैं। सबसे पहले कैरोटिड आर्टरीज होती क्या है, तो ये जो अपना हार्ट होता है ना, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक लार्जर वेसल निकलती है इस तरीके से, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं इसको, अयोटा। अब देखो अयोटा का सॉरी, अब देखो अयोटा के आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं। पहला जो दिख रहा है वो असेंडिंग पार्ट दिख रहा है, दूसरा जो दिख रहा है वो डिसेंडिंग पार्ट दिख रहा है, और तीसरा जो दिख रहा है वो ट्रांसवर्स है, लेकिन उसको ट्रांसफर ना बोल के अपन बोलते हैं आर्च ऑफ अयोटा। क्या बोलते हैं, आर्च ऑफ अयोटा। याद रहेगा? अब मैं हार्ट को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको अब पता चल गया है हार्ट क्या है। अब मैं सिर्फ अयोटा को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अपने अयोटा दिखा दिया। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे असेंडिंग अयोटा, इसको बोलेंगे अपन डिसेंडिंग अयोटा, और इसको जो है अपन बोलते हैं दैट इज आर्च ऑफ अयोटा। अब ये जो आपकी आर्च है ना, उस आर्च में से कुछ वेसल्स निकलती है, और वो क्योंकि यहाँ पे नीचे हार्ट है, आप सोचो यहाँ पे हार्ट है और हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में से ये निकला है, तो ये जो आपकी हार्ट, ये तो कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को कौन सप्लाई करेगा, तो ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई करने के लिए यहाँ से 3 मेजर आर्टरीज निकलती है। सबक्लेवियन आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है ना, ये सारी आर्टरीज होती है। अब ये जो आर्टरीज है जो 3 निकल रही है, उन 3 में से यहाँ से 3 निकलेगी, ठीक है। 3 में से एक जो निकलती है उसको बोलते हैं अपन कैरोटिड आर्टरी, आर्टरी निकलती है। ये होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये आगे जाके डिवाइड होगी राइट एंड लेफ्ट में। याद रहेगा? तो यहाँ से कौन निकली, कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकली। तो यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ कॉमन कैरोटिड आर्टरी।
ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो कॉमन कैरोटिड जो आर्टरी है दैट अराइज फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा, ओके, टुवर्ड्स द नेक रीजन, ये कहाँ जाती है, गोज टुवर्ड्स नेक रीजन, और नेक रीजन पे जाने पे ये बाइफरकेट करती है। अब कैसे बाइफरकेट करती है उसके लिए यहाँ पे नीचे डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये आपका आर्च ऑफ अयोर्टा है, ठीक है, यहाँ से निकलती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये मैंने बना दी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये नेक रीजन की तरफ जाएगी और नेक रीजन में जाके ये बाइफरकेट करती है, ठीक है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये बाइफरकेट करती है, ध्यान से समझना। कहाँ बाइफरकेट करती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। यहाँ पे जाके ये बाइफरकेट करेगी इस तरीके से। तो ये है आपकी कॉमन कैरोटिड, नेक रीजन में ये बाइफरकेट करती है, ये मान लो कि ये बन गई आपकी एक्सटर्नल और ये बन जाती है आपकी इंटरनल। इसको इंटरनल एक्सटर्नल क्यों कहते हैं वो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब बाइफरकेशन के जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे एक पाउच जैसा बन जाता है और इस पाउच को अपन बोलते हैं कैरोटिड साइनस। इस तरीके का ये पाउच जैसा बन जाता है, इसको बोलते हैं अपन कैरोटिड साइनस। अच्छा, ये राइट है, ये कॉमन कैरोटिड राइट साइड की है, सेम साइड लेफ्ट साइड की भी होगी, ठीक है। इसको बाद में समझेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से अराइज होते हैं। राइट साइड की जो होती है वो डायरेक्ट नहीं होती है, लेफ्ट साइड की डायरेक्ट होती है, वो अपन बाद में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि एक हो गया एक्सटर्नल और एक हो गया आपका इंटरनल। इनके पास एक पाउच होता है जिसको अपन बोलते हैं कैरो, नॉट अ पाउच लेकिन वो एक डिप्लेटेड पार्ट होता है, वहां पे क्या होता है, स्लाइट डायलेटेशन होता है, जिसको बोलते हैं कैरोटिड साइनस। हाँ, अब इन कैरोटिड साइनस की वॉल जो होती है यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, और ये जो रिसेप्टर है कैरोटिड साइनस में इनको बोलते हैं अपन बैरो रिसेप्टर। अब मुझे एक बात बताओ, बैरो रिसेप्टर, बैरोमीटर जानते हो ना, बैरोमीटर का यूज क्या होता था, ब्लड प्रेशर नापने के लिए। तो बैरो रिसेप्टर क्या सेंस करेंगे, ये सेंस करेंगे, डिटेक्ट करेंगे चेंज इन ब्लड प्रेशर, ओके। तो डिटेक्ट चेंज इन ब्लड प्रेशर। अब इन्होंने डिटेक्ट तो कर लिया, लेकिन ये डिटेक्ट करके बताएंगे कैसे, तो याद रखना थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व होती है उसके थ्रू ये किसको बताएंगे कि अपना जो मेड्यूला होता है, मान लो कि ये अपना मेड्यूला है, यहाँ तक ये बताएंगे थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, इतना याद रहेगा। कैरोटिड बॉडीज होती है, वहां से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू ये किसको बताते हैं, मेड्यूला में, और मेड्यूला में अपने पास होता है वेजोमोटर सेंटर। और इससे कैसे रेगुलेट होता है ये बाद में समझेंगे, अभी के लिए इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये समझ में आ गया, बैरो रिसेप्टर किधर होते हैं ये समझ में आ गया, ओके। अब ध्यान से समझना, कैरोटिड साइनस कहाँ होता है, जस्ट बिफोर द बाइफरकेशन। लेकिन एट द बाइफरकेशन, बाइफरकेशन के पास यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड आपको बॉडीज देखने को मिलते हैं, बॉडीज नहीं बॉडीज देखने को मिलती है, कहाँ पे, एट द बाइफरकेशन। बाइफरकेशन के पास जो स्पेशलाइज्ड बॉडीज होती है इनको अपन बोलते हैं
कैरोटिड बॉडीज। और ये जो बॉडीज है आपकी, ये और कुछ नहीं है, ये है स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर। अब कीमो रिसेप्टर है तो ये केमिकल को सेंस करेंगे। केमिकल में ये क्या सेंस करते हैं, तो याद रखना, ये ऑक्सीजन को नहीं सेंस करते। जनरली ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पीएच कम होगी, एसिडिक पीएच होगी। तो जनरली ये पीएच को सेंस करते हैं। तो पीएच किससे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो याद रखना, ये जनरली चेंज इन CO2 कंसंट्रेशन एंड पीएच के चेंज को ये सेंस करता है। ठीक है, और ये भी यहाँ भी सेम नर्व के थ्रू जाता है, एंड थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ये जाएगा। लेकिन ये अब वेजोमोटर में नहीं जाएगा। वेजोमोटर का काम क्या होता है, वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलिटेशन का काम होता है। ये तो केमिकल सेंस है, केमिकल सेंस से अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से किसका रिलेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। तो ये उस नर्व के थ्रू कहाँ पे जाएगा, टू रेस्पिरेटरी सेंटर के पास जाएगा। ठीक है, और आपको याद हो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी में। रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर नहीं हुआ है आपका, कोई बात नहीं, करवा देंगे। ये उसके पास जाता है, कहाँ पे, इन मेड्यूला, इन मेड्यूला। इतना आपको याद रखना है कैरोटिड आर्टरीज, क्योंकि मैं ये सारी की सारी चीजें आपको रेगुलेशन ऑफ हार्ट में वापस से बताऊंगा। ठीक है, व्हाट इज अ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, वेजोमोटर सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारे अपने को जानने हैं। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपको पता होनी चाहिए, और दूसरी वेगस नर्व वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और सारी 12 की 12 नर्व जो होती है वो तो अपन कब पढ़ने वाले हैं, जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। वेरी गुड, ओके। तो कैरोटिड बॉडीज का पता चल गया। ओके, अब जैसे कैरोटिड आर्टरीज के पास कैरोटिड बॉडी होती है, सेम अयोटा के पास भी बॉडीज होती है। ये जो आपका एओर्टा है उसके पास यहाँ पे बॉडी होती है, और कैरोटिड आर्टरी के पास जो बॉडी होती है उसको कैरोटिड बॉडीज बोलती है। तो वैसे अयोटिक मतलब अयोटा के पास जो बॉडीज होती है उसको बोलते हैं एओर्टिक बॉडीज होती है। और एओर्टिक बॉडीज का क्या काम है, वो भी क्या करेंगे, दैट डिटेक्ट चेंज इन पीएच या CO2 का जो कंसेंट्रेशन है, O2 कंसेंट्रेशन है, मेनली इन दोनों को ये लोग देखते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करेंगे, अच्छा एओर्टिक बॉडीज अब किसको सिग्नल देते हैं, ये देते हैं वेगस नर्व को, ये वेगस नर्व को देते हैं। और ये भी कहाँ जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर के पास जाता है। अब इन दोनों का काम क्या होता है, ध्यान से समझो। एक जो होता है ना, वेगस नर्व जो है आपका सप्रेशन वाला है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया है तो कैरोटिड बॉडीज के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू आपका रेस्पिरेटरी सेंटर में जाएगा, और वो बोलेगा कि भाई अब ऑक्सीजन आ गया है, अब रेस्पिरेटरी को, रेस्पिरेशन जो आपने बढ़ा दिया था उसको नॉर्मल करो। और एओर्टिक बॉडीज जो है वो आप देखो ग्लोसोफेरेंजियल के थ्रू जाता है, और ग्लोसोफेरेंजियल जो होता है वो मोटर नर्व है। तो वो जब रेस्पिरेटरी को सिग्नल देगा तो वो क्या कहेगा कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, रेस्पिरेशन बढ़ाओ, फटाफट बढ़ाओ ताकि ऑक्सीजन अंदर आ पाए। तो ये पूरा साइकिल चलता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो ग्लोसोफेरेंजियल के थ्रू जाएगा, और ऑक्सीजन बढ़ गया तो इसके थ्रू वेगस नर्व के थ्रू जाएगा। ठीक है, यही चीज अपन पढ़ेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि ये जो आपका एओर्टा होता है ना, ये एओर्टा जो होता है वो आपकी हार्ट के वेंट्रिकल्स से निकला है। ठीक है, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था उसके उससे निकला है ये आपका जो एओर्टा था। और हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेक्स में प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं थोरेसिक एओर्टा। तीनों आ जाते हैं थोरेसिक एओर्टा में, तीनों आ जाते हैं। कौन कौन से, असेंडिंग, डिसेंडिंग भी आ जाता है, एंड आर्च भी आ जाता है। लेकिन इसके बाद आपका जो ये
एओर्टा जो होता है वो थोरेक्स से होते हुए कहाँ जाता है, डायफ्राम के नीचे जाता है। और जैसे ही ये आपका है डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के जैसे ही ये नीचे जाता है तो नीचे क्या होता है, एब्डोमिन होता है, थोरेक्स के नीचे एब्डोमिन होता है। तो ये एओर्टा को अब अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा, याद रखना। अब एब्डोमिनल जो एओर्टा होता है ना, वो कौन से लेवल पे बनता है, तो जब आप अपना बॉडी को ऐसे रखते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट होता है, हार्ट से ये थोरेसिक एओर्टा होता है, और यहाँ से ये डायफ्राम आ गया, और डायफ्राम के नीचे से ये एब्डोमिनल एओर्टा होता है। तो जब आप जो आपके स्पाइनल वर्टिब्रास जो है, मतलब आपके जो वर्टिब्रास को जब आप देखते हो, तो ये जो लेवल होता है वो कौन सा लेवल होता है, L5 लेवल से ये शुरू होता है, ठीक है, L5 लेवल से ये शुरू होता है। मतलब कौन सी लंबर वर्टिब्रा, फिफ्थ लंबर जो वर्टिब्रा होती है वहां से ये शुरू होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। L5 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, L5 लेवल पे बहुत कुछ डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका एब्डोमिनल एओर्टा होता है ना, उसकी 3 पेड ब्रांचेस होती है ना। रुक जाओ, ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। अब इसकी कितनी ब्रांचेस होती है, तो एक तो होती है इसकी पेड ब्रांचेस, और एक होती है इसकी अनपेड ब्रांचेस। अब मुझे एक बात बताओ, एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स पेड में हो गए, जैसे कि किडनी कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा, किडनी के अलावा 2 क्या होता है, टेस्टिस जो होते हैं वो भी, चलो वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, लेकिन उसकी जो आर्टरीज है वो एब्डोमेन से जाएगी, तो टेस्टिस भी कितने हैं, 2 है, ठीक है। फीमेल्स में ओवरी होती है, तो वो कितनी होती है, 2 होती है। तो जितनी चीजें 2-2 होती है ना, वो सारी पेड ब्रांचेस में आएगी। ऑब्वियसली एक राइट और लेफ्ट दोनों को चाहिए, तो वहां से जो टेस्टिस के लिए ब्रांचेस निकलेगी वो पैर में निकलेगी, किडनी के लिए जो ब्रांचेस निकलेगी वो पैर में निकलेगी। तो जो रीनल आर्टरीज जो होती है, वो पैर में आती है, ठीक है। टेस्टिकुलर जो होती है वो भी पैर में आती है, और ओवेरियन आर्टरीज जो होती है वो भी पैर में आती है। अच्छा, अनपेड कौन सी होगी, ऑब्वियसली लीवर आपका कितना है, एक ही है, तो वहां पे पेड आएगी, अनपेड आएगी। उसी तरीके से स्प्लीन एक है तो वहां पे भी, और स्टमक, ठीक है। तो याद रखना, गैस्ट्रिक जो आर्टरी है ये किसको सप्लाई करती है, स्टमक को, तो उसके वो भी कितनी होगी, एक होगी। स्प्लेनिक आर्टरी है, अब स्प्लेनिक आर्टरी एक होती है, ठीक है। और स्प्लेनिक आर्टरी जो है वो स्प्लीन को तो सप्लाई करती ही है, लेकिन अभी से याद रख लो, आगे जाके काम में आएगा। स्प्लीन के साथ साथ ये पेनक्रियास को भी सप्लाई करती है, ठीक है। ओके, तो स्प्लेनिक आर्टरी एक हो गई। हिपेटिक आर्टरी, ये भी कितनी होती है, सिंगल होती है। हिपेटिक आर्टरी लीवर को भी सप्लाई करती है, एंड गॉल ब्लैडर को भी सप्लाई करती है। हाँ, तो ये अपने को याद रखना था कि भाई थोरेसिक अयोर्टा में से जो ब्रांचेस निकलती है वो सब क्लेवियन होती है, राइट एंड लेफ्ट होती है, और एक होती है कॉमन कैरोटिड, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, कॉमन कैरोटिड जो होती है वो राइट साइड की सबक्लेवियन से भी, सॉरी, कॉमन कैरोटिड जो होती है वो राइट साइड की सबक्लेवियन से ही निकलती है, लेफ्ट साइड की अलग से निकलती है, ठीक है। इसीलिए सबक्लेवियन 2 होती है, कैरोटिड आपको अलग से एक ही देखने को मिलती है। ओके, आर्च ऑफ अयोटा, तो पहले तो अयोटा के 2 पार्ट होते हैं, थोरेसिक अयोटा होता है और दूसरा एब्डोमिनल अयोटा होता है। जो थोरेसिक अयोटा जो होता है आपका, आप ध्यान से समझना, थोरेसिक अयोटा जो है ये वाला, ये इसके कितने पार्ट है, 3, एक असेंडिंग है, एक डिसेंडिंग है, और दूसरा आर्च ऑफ अयोटा है, ठीक है। और उसी आर्च ऑफ अयोटा से मैंने आपको जो बताई वो 3 वेसल्स यहाँ से निकलती है। ये जब नीचे आता है डायफ्राम से नीचे, एट द लेवल ऑफ L5 लंबर लेवल पे जब आता है, तो वो कौन देता है, एब्डोमिनल अयोटा देता है। और एब्डोमिनल अयोटा की जो ब्रांचेस होती है, जैसे अपन ने ये देखा आर्च ऑफ एटम, मतलब थोरेसिक जो होता है उसमें से जो आर्च, अच्छा थोरेसिक में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग भी ब्रांचेस देते हैं, लेकिन अपन मेनली किसको देखते हैं, हाँ आर्च को देखते हैं। अच्छा,
ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा की अगर मैं बात करूँ तो वो पैर में देता है, तो पैर में कितनी देगी, ऑब्वियसली जो पैड ऑर्गन होगा उसके लिए पैड ब्रांचेस देगी। कौन कौन से पैड होते हैं, रीनल, किडनी, टेस्टिकुलर टेस्टिस, ओवरी, ओवेरियन। अच्छा, अनपैड किसको देता है, तो गैस्ट्रिक आर्टरी अनपैड होती है जो स्टमक को सप्लाई करती है। स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है वो कैसी होती है, अनपैड होती है, वो किसको सप्लाई करती है, स्प्लीन और पेनक्रियाज को। और हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो लीवर और गॉल ब्लैडर को सप्लाई करने का काम करती है। तो आज अपन ने कौन कौन सी चीजें देखी उसकी मैं बात करता हूँ। देखो, आज अपन ने शुरू किया था यहाँ से कि भैया हार्ट साउंड कौन कौन से होते हैं। तो हार्ट साउंड के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भैया हार्ट साउंड मेजरली S2 और S1, मतलब S1 S2 लब डब होते हैं। इंटेंसिटी और टाइम के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कहाँ पे बताया था, कार्डियक साइकिल में कब शुरू होते हैं, मतलब ये S1 कब सुनाई देता है, S2 कब सुनाई देता है, ये भी मैंने आपको कार्डियक साइकिल में बता दिया था। उधर जाके पहले रिवाइज करना, उधर जाके पहले रिवीजन करना, देखना तो पता चलेगा। ठीक है, S3 S4 होते हैं, ये माइन्यूट होता है, डिफिकल्ट टू हियर विद द डायफ्राम होते हैं, इसीलिए अपन इसको बेल से सुनते हैं। किसकी बेल से, स्थेतो जो होता है उसकी बेल से सुनते हैं। पल्स क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि भाई एक आर्टरी जो होती है उसका साइक्लिक, रिदमिक, कॉन्ट्रेक्शन एंड डायलेटेशन जो होता है, ये क्यों आता है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो स्ट्रोक में ब्लड पंप करता है। तो वो जो स्ट्रोक होता है, वो जो कॉन्ट्रेक्शन या जो वो जो साइकिल होता है, उसका जो वेव होता है, जो प्रेशर का वेव, वो सप्लाई होता है आर्टरीज में भी, और उसकी वजह से अपन को आर्टरीज में पल्स मिलते हैं, वेन्स में इतने पल्स मिलते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्मूथली ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है, एक मिनट में कितनी बार अपन को पल्स सुनाई देता है उसको पल्स प्रेशर बोलते हैं। वो सेम होगा एज अ हार्ट रेट के, है ना। तो 70 to 80 होता है, लेकिन आप 60 से 100 याद रख सकते हो। नीट में सवाल है यूजी में तो 70 to 80, और नीट पीजी या मेडिकल में सवाल है तो 60 to 100। ओके, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो इट्स अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ, ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द आर्टरीज। और वो कितना होता है, तो ये नॉर्मल रेंज आपको याद रखनी है। ठीक है, ज्यादा मैं आपको इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स बताया, तो एक बाई ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके पास 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर एक्सटर्ना मीडिया, मीडिया में क्या होता है, मसल्स होते हैं। और सबसे अंदर इंटरनल होती है। तो इंटरना जो होता है या इंटीमा, इंटरना जो भी आप उसको बोलो, वो स्क्वेमस सेल से बनी होती है। उसको अपन एंडोथीलियम भी बोलते हैं। वो इसी वेवी नेचर में होते हैं, तो उसको अपन टेसेलेटेड उसका नेचर भी बोलते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आर्टरीज और वेन्स का फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। इतना याद रखना है, आर्टरीज जो होती है वो अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, और वेन्स कहाँ लाती है ना, टूवर्ड्स द हार्ट लेके आती है। ठीक है, और इसी की वजह से अपन ने समझा था कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड किसमें अलग से होता है। ठीक है, आर्टरीज का क्या बड़ा होता है, ट्यूनिका मीडिया बड़ा होता है, और उसकी वजह से ल्यूमन छोटा हो जाता है। जबकि वेन्स का वो पतला होता है, ट्यूनिका मीडिया, मसल्स पतले होते हैं, तो उसके ल्यूमन कैसा होता है, बड़ा होता है। ये क्यों मीडिया ज्यादा होता है, मसल्स क्यों इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि उसको पूरे बॉडी को सप्लाई करना है, तो मसल्स ज्यादा चाहिए ताकि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। इसका ऐसे ऐसा जैसा कुछ है नहीं। अच्छा, टाइप ऑफ कैपिलरीज में कंटिन्यूअस पड़ा था, जो कि पूरे बॉडी में कंटिन्यूअस ही होते हैं। फेनेस्ट्रेटेड जो होती है वो अपन ने देखी थी कि किडनी में होता है, विलाई में होता है, ग्लैंड्स में होता है। उसके अलावा सिलियरी बॉडीज जो होती है आइस की, वहां पे होता है। कोरोइड प्लेक्सिस में होता है, ब्रेन में, वहां सब होता है। उसके अलावा साइनोसॉइड्स पड़े थे। साइनोसॉइड्स कहाँ पे पड़े थे, तो भाई लीवर में, बोन मैरो में, स्प्लीन में, यहाँ पे होता है। ठीक है, एट द गिवन टाइम आर्टरीज में 30% ब्लड होता है, वेन्स में 64% होता है, और एट द गिवन टाइम हार्ट में सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 7% ब्लड ही देखने को मिलता है। ठीक है, कैरोटिड आर्टरीज क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। कैरोटिड आर्टरीज वो ब्रांच है, आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच है, और उनके पास कैरोटिड बॉडीज होती है। कैरोटिड बॉडीज कोई आपको पूछे तो वो कैरोटिड बॉडीज क्या है, कीमो रिसेप्टर है। अच्छा, हाँ, और कैरोटिड साइनस के पास होते हैं बैरो रिसेप्टर। तो साइनस के पास बैरो रिसेप्टर और कैरोटिड बॉडीज के पास कीमो रिसेप्टर होता है। सेम कीमो रिसेप्टर एक और जगह पे होते हैं, वो होते हैं आर्च ऑफ एओर्टा में होते हैं। ठीक है, कीमो रिसेप्टर जो होता है वो सेंस करता है किसके, किसका, केमिकल्स का, मतलब पीएच का चेंज जो है उसको सेंस करते हैं। जो आर्च ऑफ अयोटा के पास जो चेंजेस होगा वो वेगस नर्व के थ्रू जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे के। और जो कैरोटेड साइनस में जो, सॉरी, कैरोटेड बॉडीज में जो कीमो रिसेप्टर है वो ग्लोसोफेरेंजियल के थ्रू जाएगा, सिंपैथेटिक के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो वो बढ़ाने में काम करेगी, ये कम करने में काम करेगी। ये अपन फिर से रेगुलेशन में पढ़ेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो आपका आर्च ऑफ अयोटा और डिसेंडिंग के बाद ये जो एओर्टा जो होता है वो एब्डोमिन में आता है, तो इसको बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। कहाँ से शुरू होता है, एट द लेवल ऑफ L5। इसकी ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ तो ये पैड ब्रांचेस भी देता है और अनपैड ब्रांचेस भी देता है। पैड जो ब्रांचेस होती है इसकी, वो कौन सी होगी, जो पैड ऑर्गन होंगे उनकी पैड ब्रांचेस होगी, तो रीनल होगा, टेस्टिकुलर होगा, ओवेरियन होगा। अनपैड कौन सी होती है, गैस्ट्रिक होता है, स्प्लेनिक होती है और हिपेटिक होता है। यहाँ तक अपन रखते हैं आज।
इसके बाद जो अपना लेक्चर होगा वो कौन सा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें अपन रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर 7 जो है वो किस पे होगा अपना, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट पे होगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, एक चीज समझ लेना, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट जो होता है वो अपने दिमाग पे, अपने दिमाग के सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है, ना कि उस पे, है ना, उस पे नहीं डिपेंड करता। ओके, तो यहाँ तक अपन रखते हैं, इतना सब पढ़ लेना अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। बढ़िया से तैयारी करो, मौज करो। चलो बाय।